नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो भारत में ब्रिटिश सरकार हमारे राज्य की है, जो ब्रिटिश सरकार हमारे भारत में राज्य की है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसकी विस्तार नीति पहले हमने एक वीडियो बना दिया है कि भारत में कहाँ कहाँ विस्तार किया, कौन कौन सी कंपनी उसके उन्होंने खोला। अब आज हम पढ़ेंगे उसकी राजनीतिक भी दशा भी हम पढ़े हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भारत में जो राज्य की है ब्रिटिश सरकार ने, उसकी जो नीति आर्थिक नीति थी। आर्थिक नीति क्या थी? उन्होंने हमारे किसानों के साथ कितना अत्याचार किया है, किसानों के साथ किया है, मजदूरों के साथ किया है, सभी के साथ अत्याचार किए हैं, हमारे साम्राज्य को पूरा नष्ट किए हैं, राजाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार किए हैं। उसके बारे में हम सब कुछ देखेंगे। तो इसका आज पहले पहले क्या टॉपिक हमारा, ये आर्थिक नीति क्या है? आर्थिक नीति, भू राजस्व, यानी कि वो कैसे पैसा उगाए, हमारे किसानों से कैसे पैसा उगाए। जैसे आज के जमाने में क्या होता है, सरकार भू राजस्व उगाती है, पैसा यानी कि लेती है किसानों से पैसा लेती है। आगे देखते हैं, फिर आप खुद समझ जाएंगे क्या है। आप सुने होंगे इतिहास में कि स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी एवं महलवाड़ी, इसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये देखिए क्या है, जब ब्रिटिश सरकार हमारे यहाँ राज कर रही थी तो इन क्षेत्रों में कुछ ऐसे नियम लागू किए थे, ये हमारे किसानों के ऊपर ये थोपा गया था। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पास क्या था हमारा, यहाँ पश्चिम बंगाल, ये जो ये तीन प्रांत थे, जो मुख्य प्रांत थे, तीन प्रांत थे। एक बंगाल था, मद्रास था और एक मुंबई था, बॉम्बे था। ठीक है, तो यहाँ तीन प्रांत थे। तो यहाँ क्या लागू था? यहाँ हमारा स्थायी बंदोबस्त लागू था। क्या था? स्थायी बंदोबस्त। इसमें कैसे कैसे एक एक करके हम देखेंगे। स्थायी बंदोबस्त यहाँ लागू था, और यहाँ का ये जो क्षेत्र है इतना है, ये जो यहाँ ऐसे ऐसे क्षेत्र है, यहाँ क्या था हमारा? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी यहाँ लागू था, उन्होंने लागू किया था अंग्रेजों ने। और यहाँ किए थे वो महलवाड़ी। इनका हम एक एक सब समझेंगे कि मतलब क्या होता है, क्यों लागू किया गया, क्या परिणाम रहे, क्या हमारे किसान भाइयों को साथ अत्याचार हुए, उसके बारे में हम सब कुछ देखेंगे। और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या उनका उद्देश्य था कि यहाँ स्थायी बंदोबस्त लागू किए, और जो ये तीन प्रकार के लागू किए, और किसानों से कितना वसूले, कितना घाटा हुआ, इसके बारे में देखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला हम देखते हैं स्थायी बंदोबस्त। ये कहाँ लागू था? ध्यान रखिए, ये भारत का मैप है, ये पश्चिम बंगाल साइड, ये मैं लिखा हूं इसमें। लागू कब हुआ? 1793 में, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर था, उसके काल में स्थायी हो गया। पहले भी लागू था, पहले भी ये लागू था, टीपू सुल्तान के काल में लागू था। लेकिन क्या है कि इसको पहले क्या था कि स्थायी नहीं था। पहले 10 साल के लिए, 2 साल के लिए कोई अलग करता था, कोई अलग करता था। इसके और पहले भी लागू था। तो स्थायी रूप से कब हो गया? 1793 में कॉर्नवालिस ने इसे लागू कर दिया। स्थायी स्थायी मतलब हो गया जो हमेशा के लिए हो जाए। तो हमारे किसानों के ऊपर कहाँ लागू किया गया? देखिए स्थान क्या था, बनारस था, बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा था। यहाँ के क्षेत्रों में क्या लागू था हमारा? स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त यहाँ लागू थे। केवल कितना भूमि थी यहाँ? 19%। कुल भारत के क्षेत्र में 19% भूमि पर ये स्थायी बंदोबस्त लागू था। अब भूमि का मालिक इसे जैसे वो राजस्व निकालते थे, सरकार क्या कहती थी कि ये जो राजस्व निकालो, आप मेरे को पैसा दो। तो उसको कौन पैसा एकत्रित करता था? वहां का जो जमींदार होता था। जमींदार आप सुनते होंगे, जैसे देखते होंगे आपके गांव में भी, सभी गांव में होते हैं जो बड़े बड़े किसान होते हैं, जमींदार, लंबरदार, इनको कहते हैं ना। तो यही पैसा उगाते थे सभी। जैसे एक कोई जमींदार हो गया, एक गांव में एक जमींदार को बना दिए। अब उस गांव से जितने 10, 12, 50 जितने भी किसान है, उस गांव से वो पैसा उगाता था। अब फिर कह देती सरकार कि हमको आपसे मतलब है, और जो किसान है उनसे मतलब नहीं है, जमींदार से मतलब था। तो ये जमींदार देता था। ठीक है, और इसमें फिर क्या था, एक सूरस्त कानून के बारे में आप सुनते होंगे। सूरस्त सूरस्त सुने होंगे। स्थायी बंदोबस्त में सूरस्त कानून, ये सूरस्त कानून क्या था कि सरकार के पास सूर्य न डूबने के पहले पहले निर्धारित तिथि रहती थी कि निर्धारित तिथि के सूर्य न डूबने से पहले वो जमींदार पैसा वहां जमा कर देता था, सरकार के पास पैसा जमा कर देता था। यही यदि वो जमा नहीं कर पाता था तो उसका जो मालिकाना हक था वो छीन लेती थी, सरकार छीन लेती थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। और जैसे कि किसानों के साथ क्या क्या हुआ, किसानों के साथ फिर परिणाम में देखते हैं तो
किसानों को जैसे आपदा आ जाए, कोई आपदा आ जाए, भूकंप, भूस्खलन या कि ओला गिर जाए, तो ज्यादा वर्षा हो जाए, फसल नष्ट हो जाए, तो उसमें भी किसानों के लिए कोई वो प्रावधान नहीं था, कोई प्रावधान नहीं था कि आपको राहत मिलेगी। आजकल देखते होंगे, आजकल देखते हैं आपकी, जैसे किसानों की फसल नष्ट हो जाए तो हमारी सरकार देती है, उनको कुछ पैसा देती है। अब पहले क्या था, तो किसानों को जबरदस्ती थोपा जाता था, हम इतने परसेंट आपसे लेंगे, आप दीजिए, चाहे जहां से पाइए दीजिए, ये होता था। अब जैसे किसानों को आपदा में राहत नहीं देती थी सरकार, ब्रिटिश सरकार, और परिणाम में देखते हैं तो मालिकाना हक छीन जाता था। यदि वो टाइम पे नहीं देते थे तो उनका मालिकाना हक छीन जाता था। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, जैसे कहते हैं ना कि एक समाज में भी हमारी इज्जत है। इज्जत क्या है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारी जमीन है, अब हमसे कोई अचानक छड़ा ले तो क्या कहेंगे कि अरे उससे तो पूरी जमीन छिन गई, उसकी उसकी कोई समाज में इज्जत ही नहीं रही, तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी उसकी घट जाती थी किसानों की। फिर अधिक भू राजस्व लेते थे। ये जो ब्रिटिश सरकार थी क्या करती थी कि अधिक मनमाना तरीके से भू राजस्व लेती थी। 60% तक, 60% तक इन्होंने भू राजस्व किसानों से ग्रहण किया है, ठीक है। तो उसमें आय भी कम जाती थी, किसानों की आय कम जाती थी। जब आय कम जाती थी तो फिर वो कर्ज लेते थे, यहाँ वहां से कर्ज लेते थे, किसान डूब जाते थे कर्ज में, और कर्ज से निकल नहीं पाते थे बेचारे, भूमि को बेचना पड़ता था, भूमिहीन हो जाते थे, भूमिहीन हो जाते थे, उनके पास भूमि नहीं रहती थी, फिर यहाँ वहां मजदूरी करते थे। और आप सुने होंगे कि नील की खेती होती, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। वो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश वालों का मुख्य उद्देश्य था कि हमें यहाँ से पैसा कमाना एवं कपास और मसाला, इनका ये सब वहां बहुत ज्यादा उपयोगी था, इसलिए यहाँ से करवाते थे और इन्हीं के ऊपर राज भी करते थे। और फिर क्या था, प्रशासन प्रशासन का चक्कर भी लगाते थे। यदि वो कहे कि हमारी जमीन छिन गई, तो भाई उन्हीं के हाथ में शासन, प्रशासन, पुलिस, सब कुछ, कोई उनकी सुनता नहीं था। इतना अत्याचार करते थे हमारे किसानों के साथ, ठीक है, ब्रिटिश। अब फिर देखते हैं हम, ये स्थायी बंदोबस्त कर दी, ठीक है, ये स्थायी बंदोबस्त हो गया। अब देखते हैं हम रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी कहाँ लागू था हमारा, इन क्षेत्रों में लागू था। मद्रास प्रांत इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मद्रास प्रांत, ठीक है। अब इसको देखते हैं किसने लागू किया, क्या फैक्ट थे, क्या इसके परिणाम थे, सब कुछ देखते हैं। तो देखिए 1792 में 12 महल में, 1792 में सर्वप्रथम 12 महल में तमिलनाडु क्षेत्र में यहाँ लागू हुआ था। इसको कौन किया था, थॉमस मुनरो ने किया था, इसको थॉमस मुनरो ने। लेकिन स्थायी रूप से, ये स्थायी रूप से 1820 में लागू हुआ। अब किन क्षेत्रों में लागू हुआ, तो कहा, ये देखिए, ये यहाँ का क्षेत्र में बताऊं, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, इन क्षेत्रों में ये लागू था, ठीक है। और कितने टोटल भूमि का कितने परसेंट, 51% भूमि पर लागू था। अब रैयत वाली, अब इनमें जो क्या था कि रैयत किसको कहते हैं, किसान को कहते हैं। रैयत किसानों, छोटे किसान, बड़े किसान, इनको सबको क्या कहते हैं, रैयत कहते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। और तो ये रैयत क्या थे, वंशानुगत थे। यहाँ कौन मालिक था भूमि का, यहाँ मुख्य भूमि का मालिक कौन था, जमींदार होता था। और यहाँ क्या है कि किसान स्वयं, चाहे छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान हो, ये यहाँ के मालिक कहलाते थे, और ये वंशानुगत हो जाते थे, ठीक है। जैसे कि हमारे पापा की जमीन है, फिर हमारी हो जाएगी, फिर हमारी जमीन, फिर हमारे बच्चों को हो जाएगी, ऐसी जमीन होती जा रही थी। तो ये जमीन, मतलब यहाँ से जो नियम था और यहाँ इसकी तुलना में ये थोड़ा सरल है, ठीक है। और फिर क्या था, इसमें भी भू राजस्व का निर्धारण था। इसमें भी सरकार बोली थी कि सभी किसान एक केंद्र जैसे बना देते, जैसे आपको ब्लॉक होता है, ब्लॉक में होता है ना कि आप बिजली बिल जमा करिए, कि कोई बिजली बिल का केंद्र हो गया आपके, जैसे मीटर लगे होते हैं घरों में बिजली के, तो उसको कहते हैं कि आप जमा करिए। तो उसमें भी एक एक केंद्र खोल दिया गया था आसपास के क्षेत्रों में, वहां पास सभी, चाहे छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान, सभी इसमें जाते थे, तो वहां जमा करते थे, अपनी राशि जमा करते थे, पैसे। और इसमें क्या था कि जैसे उपज का, इसमें इसलिए थोड़ा इससे मतलब ये जो स्थायी बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इसलिए थोड़ा सरल है। जैसे इसमें क्या था कि 50% लगता था टोटल, ठीक है। जैसे क्या है कि आपका 70 रुपए, 100 रुपए का आपकी उपज हुई, 100 रुपए की आपकी उपज हुई, ठीक है। अब उसमें आपका मान लीजिए कितना लग गया, 50 रुपए आपका
पूंजी लगी है, 50 रुपए आपकी पूंजी लगी है। कितना बचा अब आपके पास? 50 रुपए बचा। वो 50 रुपए जो आपकी पूंजी लगी उसको साइड कर दीजिए, और जो 50 रुपए बचा तो 50 रुपए में आप 50% किसको देंगे? सरकार को देंगे। तो कितना, यानी कि 25 रुपए आपके पास भी बचेगी।